हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ये वीडियो है, दिस इज अ वन शॉट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, बिकॉज मैं ये मानता हूँ प्रॉब्लम्स करके ही कंसेप्ट को अच्छे से याद रखा जा सकता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर तुमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया है एंड इसमें स्कोर करना भी बहुत आसान है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कहानी है वो बहुत उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है। थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जे जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक आइडिया प्रेजेंट किया था। उसने ये कहा था कि एटॉम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ प्लम पुडिंग मॉडल जैसा है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट लाइक द पुडिंग, और उसके ऊपर जैसे प्लम रखा जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहुत लंबे टाइम तक इस मॉडल को सीरियसली लोगों ने लिया, लेकिन डाउन द लाइन जाके फिर से रदरफोर्ड ने अपने खुद का एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल दिया और उसने ये कहा कि देखो कि एटॉम जो है वो नियरली एम्प्टी है। ठीक है, एटॉम का मास दैट इज मोस्टली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है, राइट? दे आर वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। तो एटॉम का जो overall mass है, that is mass of the protons, they are concentrated within a very small volume called as the nucleus। मतलब सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो न्यूक्लियस में ही बहुत अच्छे से कंसेंट्रेटेड है, और इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के चारों तरफ अराउंड दिस पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गोल गोल सर्कल में घूमते हैं। क्या बोला मैंने? उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, और उन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हमको पता है कि इफ एनीथिंग परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, उसको गोल घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको गोल घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको अपना न्यूक्लियस मानता हूँ, राइट, इफ आई से दिस इज द न्यूक्लियस, राइट, और इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे थे, मूविंग इन अ सर्कल। सो लेट अस सी, ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने ये मान लिया, लेट अस से दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, एक मिनट। लेट अस से न्यूक्लियस के अंदर मैं मानता हूँ टोटल कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज है लेट अस से Ze, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। अभी ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस पर फोर्स लग रहा है, लेट अस से वो फोर्स F इस तरफ लग रहा है, और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन वाला फोर्स, यही फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना है, K Q1 into Q2 divided by distance square, R square, if R is the distance between that electron and the nucleus। उसने ये कहा। Is that clear? बात समझ में आया? सो बहुत हद तक रदरफोर्ड ने एक सही मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन इस मॉडल में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स है, जो आगे जाके फिर से बोर्ड ने ठीक किया। उसके बारे में भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखो, रदरफोर्ड के मॉडल का प्रॉब्लम क्या था उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। देखो, एक बात को समझो, कभी भी इफ देयर इज एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसका डेफिनेटली सेंटर की तरफ क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इट विल हैव सम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इट इज गोइंग टू लूज एनर्जी एंड इट इज गोइंग टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, एंड एज बिकॉज इट इज अ चार्ज, इट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज गोइंग टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अगर रेडिएशन एमिट करते जाएगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करना चालू करेगा, और अगर एनर्जी डिक्रीज करना चालू करेगा वो फाइनली स्पाइरल करते 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 फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे होने से तो एटम फाइनली खत्म हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन जाके फाइनली न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एटम इज ए स्टेबल स्ट्रक्चर, वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम था रदरफोर्ड मॉडल को लेके, वो भी मैं डिस्कस करके देता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग
अगर मैं ये चेक करूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूम रहा है, जो मैंने तुमको जस्ट नाउ दिखाया, सो इट इज बेसिकली गोइंग टू रिलीज एनर्जी, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो अगर धीरे धीरे गोल घूमता है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करते 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 न्यूक्लियस में जाके फाइनली गिरता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज करेगा। बात समझ में आ रहा है? और तुमको ये पता होना चाहिए कि जब एनर्जी रिलीज होता है, दिस एनर्जी इज बेसिकली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, राइट? फोटोन्स कैरी द एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गोल घूम घूम के अगर फाइनली न्यूक्लियस के पास जाके पहुंचता है, और इस प्रोसेस में अगर वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो एज बिकॉज द इमिशन इज कंटिन्यूअस, तो उन फोटोन्स विच आर नथिंग बट पार्टिकल्स ऑफ लाइट, इन फोटोन्स को अगर मैं किसी स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता हूँ, सो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बिकॉज उसमें सारे काइंड ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट होने चाहिए। सारे काइंड ऑफ फोटोन्स मतलब फोटोन्स हैविंग लो एनर्जी टू फोटोन्स हैविंग हाई एनर्जी, सारे फोटोन्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब वो जो एनर्जी इमिट करता है उसके स्पेक्ट्रम को अगर स्टडी किया जाता है, तो ये देखा गया है कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। मतलब हमको वैरायटी ऑफ फोटोन्स नहीं मिलते, मतलब फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ही यूनिक फोटोन्स मिलते हैं, कुछ ही यूनिक एनर्जी वाले फोटोन्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर सोचें, तो हमारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में देखा गया कि लाइन स्पेक्ट्रम पाया जाता है, कुछ यूनिक फोटोन्स पाए जाते हैं, तो रदरफोर्ड का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। Is that clear? So this were the two important drawbacks of Rutherford's model. अच्छा, तो मैंने जैसे कहा था कि नेक्स्ट सी में कौन आता है, बोर आता है। बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक्स था उसको करेक्ट कर देता है। और बोर ने ये कहा कि देखो, यस, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और उन ऑर्बिट्स का नाम उसने दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दिख रहा है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा वैसा ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही गोल घूम सकते हैं, और उन ऑर्बिट्स का नाम दिया बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और ये कहा कि अगर ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इवन दो दे आर एक्सेलरेटेड, दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज एनर्जी, दे आर नॉट गोइंग टू लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक तो ये कहा। दूसरा ये कहा कि देखो, एज बिकॉज देयर सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के लेवल से चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, तो हर एक ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। जैसे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो उसने ये कहा कि लेट अस से पहले वाले ऑर्बिट का एनर्जी कुछ E1 है, दूसरे वाले ऑर्बिट का एनर्जी कुछ E2 है, तीसरे वाले एनर्जी का ऑर्बिट का एनर्जी कुछ E3 है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि इमिशन का मतलब क्या है कि जब ये एटम जब एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी कब रिलीज होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट। ठीक है, जब को वो इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के तरफ जंप करता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट, तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन बेसिकली इट इज गोइंग टू लूज एनर्जी, बिकॉज जो पहला ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल उसका एनर्जी कम होगा, जो दूसरा ऑर्बिट है उसका एनर्जी ज्यादा होगा। सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन लीव्स द हाउस at the second orbit and moves on to the house at the first orbit, जो difference of energy है, the difference of energy is actually given out in the form of photon, in the form of radiation, right? So that is the reason अगर मैं ऐसे एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करूँ, तो मुझे सिर्फ दो corresponding orbits या इन अभी ये इमिशन जो है, ये बेसिकली ये जो जंप है वो 2 to 1 हो सकता है, 3 to 1 हो सकता है, 3 to 2 हो सकता है। तो whatever be the jumps will be between two corresponding orbits, right? और जो फोटोन रिलीज होगा, उस फोटोन के पास जो एनर्जी है, that energy will be exactly equal to the energy gap between those two corresponding orbits, right? कुछ भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, लेकिन यूनिक एनर्जी होगा। मतलब वो दो जो ऑर्बिट्स है, उन ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, वही एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। और ऐसे फोटोन्स को जब हम किसी स्क्रीन में रिसीव करते हैं, तो हमको कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, मुझे एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिकॉज उस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन्स इमिट होंगे, एंड दैट इज द रीजन हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। हमको क्या मिलेगा, हमको एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा corresponding to those photons which have energy exactly equal to the energy gap between two corresponding orbits, right? तो इस प्रोसेस में फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोन रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट, तो इस प्रोसेस में वो कुछ एक फोटोन रिलीज करेगा, और उस फोटोन के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी कितना होता है, h nu होता है। कितना एनर्जी होता है, h nu होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो h nu वाला एनर्जी है, दिस विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। सो लेट अस से वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है। सो ये जो E2 minus E1, ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, दैट energy is basically released in the form of
द एनर्जी इन दिस दैट एनर्जी इज बेसिकली कैरिड अवे बाय द फोटोन, और फोटोन का जो एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज एच न्यू। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। बात समझ में मैंने क्या कहा, एक इम्पॉर्टेंट सा कंक्लूजन था जो बोर्ड ने दिया। आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड आगे। सो नेक्स्ट बोर्ड ने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया। बोर्ड ने ये कहा कि देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में गोल घूमते इज मूविंग इन ए सर्कल, ऑब्वियसली उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम इफ एनीथिंग इज मूविंग, उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कम ऑन, एम वी आर होता है ना, एम वी आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें ये गोल घूम रहा है, ठीक है ना, एम वी आर। और बोर्ड ने ये कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गोल घूमता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। इसका मतलब क्या है, दैट इज उसने लिख दिया कि दिस इज n टाइम्स ऑफ h by 2 पाई, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। ये n क्या है, दिस n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की जगह 1 पुट कर दोगे, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो n की जगह 2 पुट कर दोगे, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो n की जगह 3 पुट कर दोगे। आई थिंक सो तुमको ये समझ में आया, राइट? ओके, तो उसने ये कहा कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड बिकॉज इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। 1 टाइम्स ऑफ h by 2 पाई हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ h by 2 पाई हो सकता है, 3 टाइम्स ऑफ h by 2 हो सकता है, h by 2 पाई हो सकता है। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी आर टॉकिंग टू। ये और एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो बोर्ड ने दिया था। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं आगे का कहानी क्या है, ठीक है? अच्छा, अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डिराइवेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तुमको एक इम्पॉर्टेंट सा, दो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बता के रख रहा हूँ, जिसके बेसिस पे सारे फॉर्मूला से डिराइव किया गया है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे इसके अंदर कितने सारे प्रोटॉन्स हैं, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्लस जेड चार्ज है, और इसके चारों तरफ लेट अस से इसकी चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है जैसे दिस ई, तो इसका जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, एफ फोर्स है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और ये फोर्स का वैल्यू एफ हम क्या लिख सकते हैं, दिस एफ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। एंड एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ की जगह हम लोग सकते हैं दैट इज के जेड ई into E, k q1 into q2 divided by what, distance square, that is equal to what, m v square by r। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिलेशन को यूज़ करके, और एक मैं तुमको रिलेशन दूंगा, उन दोनों को यूज़ करके अगर तुमको याद है, हम रेडियस का फॉर्मूला सीखेंगे, हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे, हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगा बिकॉज उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, उसके पास कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगा। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हम डिराइव करेंगे, और इन सारे एक्सप्रेशंस को डिराइव करने के लिए हमने जो दो रिलेशन यूज़ किया, एक रिलेशन तो ये है, राइट, that is the attractive force actually plays the part of centripetal force। दूसरा बोर्ड ने जो अपना थर्ड आइडिया प्रेजेंट किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूमता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा that is mvr, that is equal to what, nh by 2 pi। these are the two important relations जिसके बेसिस पे सारे फॉर्मूलाज को डिराइव किया गया है। अभी मैं फॉर्मूलाज का डिराइवेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज डिराइवेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इन दोनों रिलेशंस को याद रखना बिकॉज ये आगे जाके प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? उन दो रिलेशंस को यूज़ करके जो फॉर्मूलाज डिराइव किया जाता है उस पर ध्यान देते हैं एक बार, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, मैं डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, मुझे पता है तुमको पता किया होगा। रेडियस का फॉर्मूला मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 0.529 इनटू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये रेडियस का फॉर्मूला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको क्या याद रखना है, तुमको फॉर्मूला तो याद रखना ही, और ये भी याद रखना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर पाई जेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम्स, राइट, बिकॉज बोर का जो मॉडल है वो एक हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस किया जाता है, बट इसने हमें ये जो आइडिया इसको हमने और थोड़ा एक्सटेंड किया गया, हम
हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब ये है कि ऑर्बिट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। उसके ऐसे ऐसे मॉडल्स के लिए हम ये आइडिया आगे एक्सटेंड करके डिस्कस कर रहे हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला ये है। अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, उसका वैल्यू होता है दैट इज 2.2 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। बात समझ आया? देखो यहाँ पर z by n मीटर पर सेकेंड दैट इज 2.2 into 10 to the power मीटर पर 2.2 into 10 to the power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी किससे प्रोपोर्शनल हो चेक करो तो वो आएगा दैट इज z डिवाइडेड बाय n आएगा। ये प्रोपोर्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रॉब्लम में हमको एग्जैक्ट रेडियस का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए होता, हमको सिर्फ ये चाहिए होता है कि रेडियस जो है वो कौन से टर्म्स पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि इन दिस केस रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट n स्क्वायर बाय z, यहाँ पर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट z बाय n। तो ये रिलेशंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर याद ना भी हो, इन रिलेशन से हमारा काम निकल सकता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी कितना होता है, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट सबको पता होगा दैट इज -13.6 इनटू z स्क्वायर बाय हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर अगर मैं ये डिपेंडेंसी देखूँ कि एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने ये लिख कर रखा है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि तुम इस चीज़ को अच्छे से जान के रखो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अभी कुछ टर्म्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। सिंपल टर्म्स है, तुमको पता होगा। सबसे पहले क्या आता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि इफ आई टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहिए, राइट। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट। इज दैट क्लियर? तो अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछोगे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम का क्या एनर्जी होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी वही लिख दो, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम का पूछोगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम का -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट n इक्वल टू 1 वाले स्टेट का जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है, n इक्वल टू 1 में नहीं है, किसी और स्टेट में, तो हम उसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आना चाहता है, n इक्वल टू 1 पे रहना चाहता है, लेकिन अगर वो n इक्वल टू 2 पे है तो मैं कहता हूँ कि वो एक्साइट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिख रहा है, n इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n इक्वल टू 3 पे चला गया तो मैं बोलूंगा दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। दिख रहा है, n इक्वल टू 3 को हम क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर n इक्वल टू 4 पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, ये तो सबको समझ में आता है यार। 1 पे है तो ग्राउंड स्टेट में, 2 पे होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 वो फर्स्ट टाइम अगर वो एक्साइट होता है, और मिनिमम वो कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम एटलीस्ट वो कहाँ तक जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके वो एटलीस्ट सेकंड ऑर्बिट तक जा सकता है। तो वो उसका सबसे पहला एक्साइटेशन होगा, दैट इज द रीजन n इक्वल टू 2 वाले स्टेट को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना कि जो n का वैल्यू है उससे एक कम होता है एक्साइटेड स्टेट का नाम। जैसे कि n इक्वल टू 2 है तो एक्साइटेड स्टेट का नाम क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n इक्वल टू 3 उससे एक कम होगा एक्साइटेड स्टेट का नाम, दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसे लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे लिख दिया, तो तुमको समझ में आना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है दैट मीन्स उसका ऑर्बिट नंबर क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, एक ज्यादा। तब n इक्वल टू 4 पुट करना है, n इक्वल टू 3 पुट के कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दैट इज द रीजन मैं इस चीज में इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू इंफिनिटी। आयोनाइज करना हमने बहुत बार पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को हमको निकाल के लेके आ जाना है। निकाल के कहाँ से, उसके ग्राउंड स्टेट से। n इक्वल टू 1 से निकाल के अगर निकाल के लेके आ जाओगे, एटॉम से ही निकाल के लेके आ जाओगे, उसको हम क्या बोलेंगे, n इक्वल टू इन्फिनिटी बोलेंगे। फाइनली कहाँ तक लेके जाएंगे हम, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक बात बताता हूँ, लेट अस टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेट अस से ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक प्लस ई चार्ज है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। और मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, माइनस लिख नहीं पा रहा, ओके, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल के इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहोगे तो क्या करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को अगर इन्फिनिटी तक लेके चले जाओगे, इसका फाइनल एनर्जी कितना होगा, 0।
राइट। इस प्रोसेस में उसका एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज इनिशियली कितना था, माइनस में था यार। इनिशियल जो एनर्जी था वो कितना था, माइनस में था, -13.6। फाइनली उसका एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब तुमको अगर उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो तुमको इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। और इन्फिनिटी में एनर्जी कितना है, 0, तो देना कितना पड़ेगा तुमको, इसको देना पड़ेगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी दोगे तो वो इन्फिनिटी तक पहुंच पाएगा, वो एटॉम को छोड़ के बाहर निकल चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली सीधा सीधा एक छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना कि फर्स्ट स्टेट का जो एनर्जी है उसके आगे एक, उसको प्लस में लिखो, माइनस में नहीं लिखना, उसको प्लस में लिखो। वो जो एनर्जी है उतना ही एनर्जी अगर तुम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को दे दोगे, वो अपना n=1 वाला स्टेट को छोड़ के कहाँ, एटॉम से बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो एटॉम, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट स्टेट का एनर्जी कितना, -13.6। आयनाइज करने के लिए तुमको उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +13.6। सिमिलरली हीलियम को आयनाइज करने के लिए +54.4, लिथियम को आयनाइज करने के लिए +122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया मैंने क्या कहा। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एकदम सिंपल है यार, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया ना, इज दैट क्लियर। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ही तुमको उस इलेक्ट्रॉन को देना है, बट फॉर एग्जांपल तुम किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस तुम उस चार्ज को क्या कराओगे, एक्सेलरेट करा के उसको देना चाहते हो। तो मुझे पता है कि अगर मैं किसी क्यू चार्ज को, किसी क्यू चार्ज को छोड़ दो, लेट अस से क्यू चार्ज को छोड़ दो, एंड इट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट हैज मूव टू, लेट अस से पॉइंट बी, यहाँ तक मूव कर चुका है, एंड लेट अस से इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना v है, तो ये कितना एनर्जी गेन कर जाएगा, ये एनर्जी गेन करेगा q इंटू वी। हमको पता है कि v पोटेंशियल के अक्रॉस अगर कोई चार्ज मूव करता है, उसका फॉर एग्जाम्पल अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, लेट अस से ये पॉजिटिव चार्ज और उसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो v अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा अगर +1 कूलम चार्ज हुआ तो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई +1 कूलम चार्ज जाता है, उसका एनर्जी v अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। q चार्ज आएगा तो कितना एनर्जी हो जाएगा, qv अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुमको उस इलेक्ट्रॉन को देना है एक्सेलरेट करके, फॉर एग्जांपल उसको उतना ही इक्विवेलेंट एनर्जी अगर तुमको क्रिएट करना है, क्या बोला मैंने, इतना ही इक्विवेलेंट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुमको क्रिएट कराना है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट करा के, तो उस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो लेट अस से अगर इसका आयनाइजेशन एनर्जी, चलो मैं लिख लेता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लेट अस से आई लिख दिया, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल के अक्रॉस एक्सेलरेट होता है और वो एनर्जी गेन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास फाइनली कितना एनर्जी आएगा, qv, q की जगह मैं e लिख दूंगा, तो ev अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, उतना ही इक्विवेलेंट एनर्जी अगर तुमको उस इलेक्ट्रॉन को देना है, लेकिन किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट करा के, तो उस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, तो मैंने लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी बराबर EV। तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज V मतलब वोल्टेज, चलो मैं लिख देता हूँ, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V का वैल्यू कितना होगा, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसको तुमको किससे डिवाइड कर देना, उसको तुमको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना, तो हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे कि हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर पूछोगे तो इस क्वांटिटी को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, ई से डिवाइड कर दोगे, तो ये देखो ई बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, और जवाब कितना है देखो 13.6 वोल्ट दिख रहा है, 13.6 वोल्ट। ऐसे करके याद रखना है, बात समझ में आया। अगर तुमको आयनाइजेशन एनर्जी पता है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, बस ई को छोड़ दो, आंसर क्या होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ग्राउंड स्टेट में रहता है, अगर तुमने उसको एनर्जी खिला दिया, पिला दिया, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगा, और वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से जंप करके अपर ऑर्बिट्स में जाना चालू करेगा, n=1 में जंप कर जाएगा, या n=1 से n=2 में जंप कर जाएगा, या n=1 से n=3 में जंप कर जाएगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, excitation energy is basically the energy required to make an electron jump from the ground state, that is n=1, to any other state. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर क्या है कि मुझे पता है कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऑर्बिट्स, हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे, एनर्जी बढ़ते जाती है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में जाना है, तो सेकेंड ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके अगर सेकेंड ऑर्बिट के पास जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी को, अगर सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी से अगर मैं
-13.6 को माइनस कर देता हूँ तो एनर्जी कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आया, दैट इज E2 माइनस E1, इसको करने से आया। तो दैट इज सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूँ जब वो n=1 वाले स्टेट में है, तो वो क्या करेगा, वो फटाक से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और खुशी खुशी जम करके कहाँ चला जाएगा, n=2 पे चला जाएगा। बात समझ में आया। अभी अगर मैंने उसको n=1 से जम करके n=3 तक जाने का जो एनर्जी गैप है उतना एनर्जी अगर मैं खिला दूँ तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके n=1 से जम करके कहाँ चला जाएगा, n=3 तक चला जाएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रोसेस को करवाने में, उस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए, एक्साइट करवाने के लिए, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से टू दी हायर स्टेट एक्साइट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्टली मैंने जस्ट नाउ सिखाया, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी से अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, बस तुमको एनर्जी को ई से डिवाइड कर देना है। जैसे कि एक्साइटेशन एनर्जी है, तुमको एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए, यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी कितना था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए तो इस क्वांटिटी को तुम क्या करोगे, ई से डिवाइड कर दोगे, ई को मार देगा और आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 10.2 वोल्ट। तो आगे से एग्जाम में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको एनर्जी पता है और पोटेंशियल पूछा जा रहा है, बस उस टर्म को किससे डिवाइड कर दोगे, ई से डिवाइड कर दोगे और तुमको वो पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया है। आगे देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या है, एक बार इस पे ध्यान देते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n = infinity इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द स्टेट। अच्छा, एक बात को समझो, एक बात तुमने रियलाइज किया कि फर्स्ट ऑर्बिट हो या सेकंड ऑर्बिट हो या थर्ड ऑर्बिट हो, उनका जो एनर्जी का वैल्यूज है वो सारे माइनस में, -13.6, -3.4। माइनस साइन का इंडिकेट करता है, तुमको पता है माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि यार इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, इस ऑर्बिट में स्टेबल है। नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव टोटल एनर्जी है, दैट इज द रीजन वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। और गेटिंग द पॉइंट, और तुम जितना दूर जाते जाओगे, जितना ऑर्बिट्स चढ़ते जाओगे, जितना हायर ऑर्बिट्स में जाते जाओगे, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ते 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 फाइनली इन्फिनिटी में पहुंच जाओगे तो एनर्जी फाइनली जीरो हो जाएगा, मतलब एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा। तो तुम न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने पास रहेगा, बिकॉज न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास रहना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा वो उतना स्टेबल होगा, उसका एनर्जी उतना कम होगा, उतना नेगेटिव होगा। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो सिस्टम के साथ, बाइंडेड है वो सिस्टम के साथ। बात समझ में आया। तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, उसको खींच के निकाल के बाहर फेंक देना, अगर से एक इलेक्ट्रॉन n=2 में है, उसको निकाल के मैं n=infinity तक लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज n=infinity का एनर्जी कितना होगा, 0। दैट मीन्स अगर मैं इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहूँगा तो मुझे उसको एनर्जी खिलाना पड़ेगा, मैं उसको दूर लेके जा रहा हूँ, उसका एनर्जी इंक्रीज होगा, तो इस प्रोसेस में वो एनर्जी इंक्रीज होगा, उसको देगा कौन, हमको देना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस से अगर तुम मुझे पूछो कि सर व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट n=1, तो मैं कहूँगा ओके फाइन, बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके वो इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी है, -13.6। इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए, इन्फिनिटी में पहुंचने के बाद उसका एनर्जी 0 हो जाता है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +13.6। अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर हाइड्रोजन एटम का जो सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में, उसका एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, मतलब मैं ये तुमको ये पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुमको इस n=2 से उठा के n=infinity में फेंकना है तो कितना एनर्जी तुमको देना पड़ेगा, एंड दैट एनर्जी इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, +3.4। जब तुम उसको +3.4 दोगे, पहले से उसके पास -3.4 है, टोटल एनर्जी क्या होगा, 0, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी में ही एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। Is that clear? So that is what we call as the binding energy. Is that clear? Okay. Okay. अभी इस सिनेरियो को देखते हैं। पूछा है फाइंड दी एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एक बार अगर हम एनर्जी निकाल लेंगे तो पोटेंशियल तो बस बहुत आसानी से निकल जाएगा। और फिर हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, और बोला कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जंप करेगा, n=1 से लेके n=2 तक जंप करेगा।
इज दैट क्लियर? तो n इक्वल टू 1 का एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं E0 लिख देता हूँ, जिसका वैल्यू कितना होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर पर नीचे क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लिख सकते हैं। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E0 लिख सकते हैं, तो E0 बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत आसान फॉर्मूला है, ईजी कर देता है हमारे कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट एक्साइटेशन 15 वोल्ट है, मतलब 1 से लेकर 2 क्या है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि E2 माइनस E1, ट्राई टू अंडरस्टैंड, E2 माइनस E1 कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। एक मिनट, एक्साइटेशन पोटेंशियल है तो एनर्जी कितना होगा, 15 EV होगा, ठीक है ना, दिस इज 15 EV लिख देते हैं बिकॉज ये पोटेंशियल दिया हुआ है। एनर्जी कितना होगा, E से मल्टीप्लाई कर देना है, तो E2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज E0 बाई 4 लिख सकते हैं, मतलब 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस E1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, E0 लिख सकते हैं, दिस इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से अगर हम E0 का वैल्यू निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इन दिस केस, हम जिसको सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, दैट इज -3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15, ये मिलेगा ना। तो यहाँ से हम E0 का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज -15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, ये E0 का वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, E0 का वैल्यू हमने निकाल के रखा। यहाँ पर पूछा फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, ट्रिक सिखाया था। एक्साइटेशन थर्ड बोला तो n का वैल्यू क्या होगा, एक ज़्यादा, मतलब n का वैल्यू होगा 4। थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम क्या बोलूँगा मैं, फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 4 चार। तो फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल, पहले तो मैं एनर्जी गैप निकाल लेता हूँ कि एनर्जी गैप होगा। सो एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट मतलब E0 बाई 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, n स्क्वायर होता है, माइनस E1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, E0 लिख देंगे। तो फाइनली कितना होगा 16, दिस इज -15 E0 बाई 16 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर E0 का वैल्यू कितना है, -15 बाई 16, और यहाँ पर हमने E0 का वैल्यू लिख के रखा है, उस E0 का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज -15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आता है इसका वैल्यू कितना आ जाता है, दैट इज 75 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, लेकिन पोटेंशियल पूछा है तो क्या करना है, इसको E से डिवाइड कर देना, E कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 75 बाई 4 वोल्ट। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये बात समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। अभी बारी आता है टू टॉक अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखते हैं ये क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका थोड़ा आइडिया तो मैंने तुमको दे दिया था। लेट अस टेक ए कूल्ड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, लेट अस टेक ए, एक चैम्बर लेते हैं जिसमें कूल्ड हाइड्रोजन गैस है। कूल्ड मैंने क्यों बोला, कूल्ड का मतलब है ठंडा, ठंडा का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में इक्वल टू 1 पे है। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं इस गैस के थ्रू क्या करूँ, इस गैस के थ्रू यू नो सारे रेंज के एनर्जी वाले फोटोन्स पास करूँ, सारे रेंज के एनर्जी वाले फोटोन्स पास करूँ, मतलब आई एम सेंडिंग फोटोन्स हैविंग एनर्जी वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बात समझ में आया? इस गैस के थ्रू हमने क्या सेंड किया, इस गैस के थ्रू हमने फोटोन्स सेंड किया, और फोटोन्स का एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके कहाँ तक वेरी करता है, इन्फिनिटी तक वेरी करता है, मतलब सारे फोटोन्स, ऑल काइंड ऑफ फोटोन्स पॉसिबल, सारे फोटोन्स को हमने अगर इस गैस के थ्रू पास किया तो गैस क्या करेगा, देखो फोटोन्स आर बेसिकली कैरिंग एनर्जी, राइट। तो ये फोटोन्स जब गैस के थ्रू पास करेगा, हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास करेगा, मतलब ये फोटोन्स जब हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू पास करेगा, सो दिस फोटोन्स विल गो एंड इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? और एक बात हमेशा ये याद रखना कि एक फोटोन जाके अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है, और फोटोन अगर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ऑफर करता है कि मेरे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन तुम मेरा एनर्जी लो, क्या वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा या नहीं लेगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन से एनर्जी तभी लेगा अगर वो एनर्जी is exactly equal to the energy gap between two corresponding orbits. Getting the point? For example, अगर उस एनर्जी को लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 2 तक जा सकते हैं, n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 3 तक जा सकता है, अगर n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 तक जा सकता है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस फोटोन ने जो एनर्जी उसको ऑफर किया था वो एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब फोटोन का जो एनर्जी होगा, इट हैज टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू कोरोस्पोंडिंग ऑर्बिट्स।
बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुमने उस गैस के थ्रू जितने वैरायटी ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं, जितने वैरायटी ऑफ एनर्जी वाले फोटॉन्स हो सकते हैं, सबको भेजा। लेकिन उन सारे फोटॉन्स में से कुछ ही ऐसे यूनिक फोटॉन्स होंगे जिनके पास हाइड्रोजन एटम के दो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, वो वाला एनर्जी वो फोटॉन्स पोजेस करते होंगे। बाकी सारे फोटॉन्स क्या करेंगे? बाकी सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी ऑफर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सारे फोटॉन्स क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स दे विल पास थ्रू। और गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मैं इस तरफ एक स्क्रीन रख देता हूँ, राइट, दिस इज द हाइड्रोजन सैंपल, इसके थ्रू हमने क्या किया? इसके थ्रू हमने फोटॉन्स पास किया, ये गैसियस सैंपल, इसके थ्रू फोटॉन्स क्रॉस ओवर करके जब स्क्रीन में पहुंचेगा, इस स्क्रीन को अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो स्पेक्ट्रम है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द फोटॉन्स हैव गॉन थ्रू द हाइड्रोजन सैंपल विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब। और जब उसको हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन में प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे दिखेगा कि ऑलमोस्ट, मैंने कहा क्या? मैंने कहा ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मतलब स्पेक्ट्रम तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लाइंस मिसिंग होंगे, कहीं कहीं कुछ फोटॉन्स मिसिंग होंगे। और तुमको इसका रीजन पता है कि फोटॉन्स कुछ यूनिक फोटॉन्स जो मिस हो जाते हैं, बिकॉज वो जो फोटॉन्स जो तुम्हारे स्पेक्ट्रम से मिस हुए हैं, वो जो फोटॉन्स है, दोस फोटॉन्स आर वेरी स्पेशल फोटॉन्स, बिकॉज उन फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है, they had energy which was exactly equal to the energy gap between any two corresponding orbits of the hydrogen atom. That was the reason जब वो photons उस sample के थ्रू पास कर रहे थे, वो लोग पास नहीं कर पाए, हाइड्रोजन एटम के साथ जाके टकराए और इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? उस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज द रीजन वो गैस को पार करके उस स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाए। दैट इज द रीजन उस स्क्रीन में जो हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था उसमें से बहुत सारे लाइंस मिसिंग है, बिकॉज वो फोटोज वहां तक पहुंच नहीं पाए। बात समझ में आया? अब एक बात को समझो, थोड़ा पीछे आते हैं। लेट अस से कि उस हाइड्रोजन सैंपल जो कि इनिशियली कूल्ड था, कूल्ड का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है, तो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके नाउ दे विल मूव ऑन टू दी higher energy states, they will get excited, they will jump onto the higher orbits. But एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन भी एक हायर एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहेगा। कुछ ही टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर से अपने लोअर ऑर्बिट्स में जंप करके आना चाहेगा। गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल कोई n = 5 तक पहुंच गया, 5 to 3 आएगा, 3 to 2 आएगा, 2 से 1 आएगा, या 5 to 1 आएगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट मेरा पॉइंट ये है कि वो हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट आना चालू करेगा, और इस प्रोसेस में उसके पास जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करना चालू करेगा। बात समझ में आया? तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस गैस से जो फोटॉन्स निकलते हैं, गैस से क्यों फोटॉन्स निकलेगा? ये समझ के देखा? गैस से क्यों फोटॉन्स निकलेगा? तुम बोलोगे सर क्योंकि गैस ठंडा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट हो रहे हैं, वो फिर से अपने लोअर ऑर्बिट्स में आ रहे हैं। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इन्होंने जो फोटॉन्स एब्जॉर्व किया था, वो फोटॉन्स को फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? रिलीज कर रहे होंगे। दैट इज द रीजन जब ये गैस फिर से ठंडा होता है, फिर से वो जो फोटॉन्स रिलीज करेगा, उन फोटॉन्स को अगर मैं फिर से एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता हूँ, रिसीव करता हूँ, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिकॉज मुझे कुछ ही यूनिक फोटॉन्स मिलेंगे। बिकॉज ये जो फोटॉन्स है, दिस फोटॉन्स आर exactly having energy equal to the energy gap between the two orbits. और ये जो स्पेक्ट्रम है, this is the line spectrum. That was the drawback of Rutherford's model. वो लाइन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, बोर्स मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई कर दिया। That is the reason for line spectrum. और ये जो लाइंस मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही वो लाइंस है जो कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में मिस मतलब जो मिसिंग थे, जो लाइंस मिसिंग थे, वही लाइंस मुझे यहाँ पर उस गैस से फिर से मिलेगा, गैस ठंडा होने के बाद मिलेगा फिर से। इज दैट क्लियर? तो ये जो हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, जब ये ठंडा होता है, बिकॉज एक बार तुमने इसके थ्रू सारे फोटॉन्स पास कर दिया, राइट? उसके बाद जब ये ठंडा होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, जैसे कि मैंने कहा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रिलीज द एनर्जी गैप इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? और उन फोटॉन्स को अगर मैं किसी स्क्रीन में रिसीव करता हूँ तो मुझे एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ये जो हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, इसको हमने कुछ सीरीज में बांट के रखा है। मैं बताता हूँ वो सीरीज क्या है, जैसे कि यहाँ पर तुमको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशंस,
जितने सारे ट्रांजिशन विच आर हैपनिंग फ्रॉम द हायर ऑर्बिट्स डायरेक्टली टू द फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे कि दिख रहा है 7 टू फर्स्ट ऑर्बिट, 6 टू फर्स्ट ऑर्बिट, 5 टू फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब यहाँ का जो डिफरेंशिएट करने का हमने रूल बनाया, ये बनाया है कि फर्स्ट ऑर्बिट तक जितने सारे जंप्स होंगे, हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक जितने सारे जंप्स होंगे, उस ग्रुप को, उस सीरीज को हम क्या बुलाएंगे, लाइमन सीरीज। सेकेंड ऑर्बिट तक जितना जंप होगा, जितने सारे जंप्स होंगे, जितने सारे ट्रांजिशंस होंगे, उसको हम क्या बुलाएंगे, उसको हम बाल्मर सीरीज बुलाएंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड तक जितना होता है पैस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज। ब्रैकेट फोर्थ तक जंप होता है फंड के लिए, बेसिकली यहाँ पर कहाँ पर है, फिफ्थ तक जंप होता है, मतलब ऑल ट्रांजिशंस। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन क्या निकलेगा, द जंप फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। और सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन कब निकलेगा, व्हेन द जंप इज फ्रॉम n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, बिकॉज n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 के बीच का, ये दो ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत बहुत लार्ज होगा। इज दैट क्लियर। और इस पूरे ग्रुप में सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन तब निकलेगा जब एक इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड ऑर्बिट से जंप करके अपने फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, और सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है, दैट विल बी carried away by the photon, and that photon will have the least energy in this entire group। ठीक है, ओके फाइन, ये सिंपल था। आई होप से तुमको ये समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन में जो वेवलेंथ निकलेगा उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। वो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है, मैं तुमको बताता हूँ। सिंपल सा है, चलो कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ। से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट, लेट अस से दिस इज एफ, टू ए लोअर ऑर्बिट, लेट अस से दिस इज आई। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करता है। Is that clear? This process में क्या करेगा, इस process में it is going to release a photon. It is going to release a photon जिसका energy कितना होगा, what will be the energy of the photon in this case? The energy of the photon in this case will be equal to hc by lambda. You notice lambda, lambda is the wavelength of that photon. ठीक है, और ये जो energy होगा, this actually will be equal to the energy gap between the two orbits, right? तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, what is the energy gap between the two orbits? That is E final minus E initial, that is equal to what हम क्या लिख सकते हैं, hc by लैम्डा। और यहाँ से अगर हमको 1 बाई लैम्डा चाहिए, क्या चाहिए हमको, 1 बाई लैम्डा, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज ई एफ माइनस ई आई डिवाइडेड पर हम क्या लिख सकते हैं, एच सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम वेवलेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वेरी इजीली हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिया हुआ, देखो ध्यान से देखो, 1 बाई लैम्डा। चलो और एक बार, जो यहाँ पर 1 बाई लैम्डा निकला था, ध्यान से देखो, ई एफ माइनस ई आई, एक काम करता हूँ मैं 1 बाई एच सी को यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट 1 बाई एन इनिशियल द होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल द होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस है इसलिए मैंने पहले इनिशियल लिखा फिर फाइनल को लिखा। तो z का वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो 13.6 बाई एच सी, इसको इन्होंने क्या लिख दिया, r लिख दिया, और बाकी का जो टर्म है दैट इज 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, वही लिख के रखा है। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से यहाँ पर 1 बाई लैम्डा का एक एक्सप्रेशन निकाला गया है। इस r को हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। इज दैट क्लियर? इसी रिडबर्ग्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द वेवलेंथ। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस इन चीजों को अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं क्या है। ओके, सो ओके, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक चीज़ याद आया, और एक चीज़ तुमको मैं बता के रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर ना हम लोग जो लाइन्स हैं, लाइन्स को और एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं अगर ये लाइन लेता हूँ, थर्ड टू सेकंड, राइट, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाल्मर सीरीज में वो सारे ट्रांजिशंस इंक्लूडेड होते हैं जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक का ट्रांजिशन करता है। तो 3 to 2 वाले ट्रांजिशन वाले लाइन को हम अल्फा लाइन बुलाएंगे, 4 to 2 वाले लाइन को हम बीटा लाइन बुलाएंगे, फिर 5 to 2 वाले लाइन को हम गामा लाइन बुलाएंगे। ऐसे करके हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये नाम जरूरी है बिकॉज आगे जाके ये यूज में आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। मैं तुमको एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ जहाँ पर ये चीज़ पूछा जाता है। लेट्स सी दिस। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, कैलकुलेट, इन दिस केस कैलकुलेट द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एच बीटा लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। बीटा ऑफ द बाल्मर सीरीज मतलब कहाँ तक ट्रांजिशन होगा, 2 तक। तो 3 से 2 तक वाले ट्रांजिशन को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दैट एज द अल्फा लाइन। तो 4 से 2 तक वाला जो ट्रांजिशन है
उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा लाइन बुलाएंगे। तो इफ दे आर सेइंग एच बीटा लाइन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2। इन चीज़ों में कभी भी गलती मत करना। ये चीज़, ये जो वैल्यूज है ना, 4 से 2 किया या 3 से 2 किया, यहाँ पर ही मैक्सिमम बच्चे ना भूल जाते या गलती कर देते एग्जाम में। तो हमेशा इस बात को याद रखना। देखो अभी वेवलेंथ पूछा है, इट्स वेरी सिंपल यार, बिकॉज देखो तुमको यहाँ पर ट्रांजिशन देखना है, 4 to 2 वेवलेंथ पूछा है, तो 1/λ दैट इज इक्वल टू रीजबर्ग्स कांस्टेंट, अभी जस्ट नाउ दिखाया था, ब्रैकेट 1 बाई छोटा वाला नंबर पहले लिखना है। क्या लिखना है? छोटा वाला नंबर। यहाँ पर 4 to 2 हुआ तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा बहुत आराम से निकल जाएगा। और लैम्डा जो है, ये जो फोटोन्स है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, याद है ना, दिस फोटोन्स दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला एस इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस की जगह अगर मैं लैम्डा लिख देता हूँ, वेलोसिटी की जगह सी लिख दिया, एंड दिस इज टाइम टी। सो इन दिस केस अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 1/t को मैंने नू लिख दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, c/λ। इन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया। c इज द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज रिटन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा है यहाँ पर। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। How many different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample? Example है, if the atoms are excited to states with principal quantum number n। मतलब तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन सैंपल है, उसके थ्रू फॉर एग्जांपल उसको तुमने किसी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्व करके दे विल जंप ऑन टू द हायर ऑर्बिट्स, राइट। मैक्सिमम कहाँ तक जंप किया, जस्ट यहाँ पर जो लिखा है n नंबर तक जंप गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस से दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब nth ऑर्बिट। नेक्स्ट वाला ऑर्बिट कितना होगा, n-1। नेक्स्ट वाला ऑर्बिट क्या होगा, दैट इज n-2। ऐसे करते 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 लास्ट वाला ऑर्बिट कितना होगा, ध्यान से देखना, द लास्ट वाला ऑर्बिट इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 1। और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा है, nth ऑर्बिट तक पहुंचा मैक्सिमम। क्या n-1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? होगा, बिकॉज ये सैंपल यार, सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है, हर एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल तक पहुंचा होगा। कहीं पर इलेक्ट्रॉन nth लेवल तक पहुंचा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन n-1th लेवल तक पहुंचा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन n-2th लेवल तक पहुंचा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो इस सिनेरियो में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पूछूं कि तुम अगर जंप करके नीचे जाओगे, तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन है, कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो ये बोलेगा मैं जंप करके n-1 तक जा सकता हूँ, या जंप करके n-2 तक जा सकता हूँ, या जंप करके मैं n-3 तक जा सकता हूँ, या जंप करके फाइनली मैं 1 तक जा सकता हूँ। तो कितने सारे ट्रांजिशंस होंगे, 1 तक ट्रांजिट कर सकता है, 2 तक, 3 तक, करते 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 टोटल n-1 तक। दिस आर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। देखो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम में n से n-1 तक क्या होगा, किसी दूसरे एटम में वही इलेक्ट्रॉन n से लेके n-2 तक क्या होगा। तो सारे ट्रांजिशंस क्या है, पॉसिबल है। तो जितने सारे पॉसिबिलिटीज, कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, 1 तक कर सकता है जंप, 2 तक कर सकता है, 3 तक कर सकता है, टिल n-1 तक कर सकता है। तो 1 से लेके n-1 तक टोटल कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है, अगर देखा जाए तो टोटल देयर आर n-1 ट्रांजिशंस। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं जो कि nth ऑर्बिट में, उसके पास कितने सारे ऑप्शन है, उसके पास टोटल n-1 ऑप्शन है जंप करने के लिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया दैट इज n-1। अभी मैंने पूछा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को पूछा जो कि n-1th स्टेट में बैठा हुआ है, n-1th स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को पूछा भाई तुम ये बताओ कि तुम अगर जंप करोगे तो तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शन है। बोलेगा सर n-2 या n-3 या n-4 करते करते 1 तक। तो उसके पास ऑप्शन क्या है, 1 से चालू करके n-2th ऑर्बिट तक जंप करने का ऑप्शन है। टोटल में कितने सारे ऑप्शन है, टोटल में 1 पे जंप कर सकता है, 2 पे जंप कर सकता है, 3 पे जंप कर सकता है, टिल n-2, राइट। तो कितने सारे ऑप्शंस बने, n-2 ऑप्शंस बने। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट वाला जो है n-2 वाले को पूछो तो उसके पास कितने सारे ऑप्शंस होंगे, n-3। लास्ट में जाके जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, कहाँ पर है, सेकंड ऑर्बिट में, उसके पास कितने ऑप्शन है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो टोटल जितने सारे ट्रांजिशंस होंगे उतने सारे यूनिक फोटोन्स निकलेंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, और जितने सारे यूनिक फोटोन्स होंगे उतने सारे हमको डिफरेंट वेवलेंथ भी मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ जंप्स पॉसिबल, और जितने अलग अलग जंप्स होंगे उतने अलग अलग मुझे क्या मिलेगा, वेवलेंथ भी मिलेगा। तो इसका समेशन कितना आता है, 1 से लेके n-1 तक। फॉर्मूला क्या है, n, इसको मैं n मान लेते हैं, मतलब 1 से लेके n टर्म का समेशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n into n-1/2, सॉरी n into n+1/2 समेशन का फॉर्मूला है, nth टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला है इन दिस केस। ध्यान से देखो 1 से लेके n-1 तक है ना, इसको सम करना है। तो n-1 को मैं अपने दिमाग में n जैसा ट्रीट करके ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो n into n+1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो -1 + 1 चला गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, n
इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इतने सारे यूनिक ट्रांजिशंस होंगे, इतने सारे यूनिक जंप्स होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यूनिक फोटोन्स निकलेगा और इतने सारे लैम्डास भी हमको, यूनिक लैम्डास भी हमको मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया मैंने क्या कहा? आगे बढ़े अभी? ओके, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। बेटा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल सही है यार, फिर भी जस्ट तुमको मैं बता के रखता हूँ ताकि तुम्हारा एक बार रिफ्रेश हो जाए। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस प्लस फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट। मतलब मुझे अगर किसी लिथियम प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करा के थर्ड ऑर्बिट तक लेके जाना है, तो मुझे उसको कितना फोटोन खिला, कितना एनर्जी वाला फोटोन खिलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है, उतना ही एनर्जी गैप वाला फोटोन मुझे इसको फीड करना पड़ेगा। तो आराम से निकाल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तुमको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। फोटोन का एनर्जी कितना होता है, hc बाई लैम्डा, और ये एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, E3 माइनस E1। इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने हमेशा से कहा था पहले छोटा वाला नंबर लिखना, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या लिख दोगे? 3 स्क्वायर। ये उल्टा क्यों हो गया? बिकॉज एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसका आगे एक माइनस 13.6 आता है ना, तो माइनस जब पुट करोगे ये बेसिकली एक्सप्रेशन E1 वाला टर्म E3 वाला टर्म पीछे चला जाएगा, दैट इज द रीजन। ठीक है ना? और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दिस इज गिवन hc बाई लैम्डा, और hc का वैल्यू हमेशा याद रखना, अगर hc का वैल्यू पुट करोगे तो इसको ऐसे पुट कर सकते हो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये एक वैल्यू है hc का, इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस चीज़ को अच्छे से याद करके रखना, दैट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। यहाँ पुट कर देना, दैट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? लैम्डा। और यहाँ पर वैल्यू कितना होगा? दैट इज 13.6 इंटू 9, है ना? और यहाँ पर क्या होगा? दैट इज 1/1 माइनस 1/9। इसके आगे का कैलकुलेशन तुम करोगे, यहाँ से हम लैम्डा आराम से निकाल सकते हो। लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा? वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, ये तुम बहुत आसानी से कर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द अबव एक्साइटेड सिस्टम? कितने सारे तुमको लाइंस मिलेंगे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सारे तुमको लाइंस मिलेंगे इन दिस केस? मैंने तुमको जस्ट नाउ ये सिखाया था ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने nth स्टेट में जाएगा तो टोटल कितने सारे ट्रांजिशंस होंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ तक पहुँचता है, nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक पहुँचता है और वो नीचे ट्रांजिशन करता है, राइट? तो कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है, n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे कि इस केस में दिख रहा है, बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके कहाँ तक पहुँचा? थर्ड ऑर्बिट तक पहुँचा। अभी थर्ड से वो क्या करेगा? डी एक्साइट करके आएगा। तो एक सैंपल है लिथियम प्लस प्लस आयंस का, एक सैंपल है, एटम का सैंपल है, बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे अलग अलग ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो टोटल कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल होगा? तो n की जगह हम लोग इस बार कितना पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? 3, बिकॉज हाईएस्ट कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक इलेक्ट्रॉन जाके पहुंचा है? थर्ड ऑर्बिट तक पहुंचा है। सो वी शुड यूज द फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 3, 3 माइनस 1 को क्या पुट कर सकते हो? डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल। तो टोटल कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है? टोटल 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। कितने सारे पॉसिबल? 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल है। बहुत सिंपल, इस फॉर्मूला को हमने याद रखा। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारे पास कोई गैसियस सैंपल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कहाँ तक जाके पहुंचा है, nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या nth ऑर्बिट तक जाके पहुंचा है, जब वो डी एक्साइट होगा तो कितने सारे अलग अलग फोटोन्स मिलेंगे या कितने सारे आपको लाइंस मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद करके रखना। कुछ कॉपी करना है, पॉज करके अभी कॉपी करके रख सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देखते हैं। ठीक है, ओके, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। एक मिनट में थोड़ा सा नीचे इसको लेके आता हूँ, तो तुमको दिखाई नहीं देगा। यस, ओके, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट एंड second orbit of hydrogen atom if the potential energy in the first orbit is taken to be 0. If the potential energy in the first orbit is taken to be 0, क्या ये लेना पॉसिबल है? क्या हम फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं? यस, रेफरेंस लेवल चूज करना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूँ तो बाकी वैल्यूज भी बदल जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना एनर्जी। एंड तुमको क्या ये रिलेशन याद है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड? दे आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन K दैट इज इक्वल टू E दैट इज इक्वल टू U/2, ऐसे करके रिलेटेड है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड एंड टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। दैट इज अभी अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट लिखूँ, मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, के और ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा सी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा, 2 6 12 2 1 2 3 6 7 है ना, 2 1 2, दैट इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस एनर्जी इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन जो आएगा वो डेफिनेटली कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अभी बात को समझो, सीन क्या है कि अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट का तो हो गया, तो सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा, एक मिनट। सेकंड ऑर्बिट का होगा, मैं कैलकुलेशन तुम आराम से कर लेना, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सेकंड ऑर्बिट कितना होगा, मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 4 4 जा 16 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। ये तो फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस, that is 2 4 ja 8 2 3 ja 6, that is -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट। हमने टोटल एनर्जी लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा। अभी यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूँ, क्या मान लूँ, जीरो, दैट मीन्स यहाँ पर -27.2 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक +27.2 ऐड कर देंगे, तब जाके ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, रेफरेंस पे डिपेंड करता नहीं है। तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, मतलब इसके साथ +27.2 किया है, तो टोटल एनर्जी में भी चेंज आएगा, बिकॉज टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके साथ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 27.2 है ये, एक मिनट, ओके, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, क्या तुमको ये बात समझ आया, पक्का, कोई डाउट है, श्योर। तो हमने रेफरेंस बदल दिया, तो जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम डील करेंगे, वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या करेंगे, +27.2 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हमने देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने फर्स्ट ऑर्बिट का 27.2 से बढ़ा दिया था, तो हर एक ऑर्बिट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी अमाउंट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर मैं सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर भी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ आया, टोटल एनर्जी में हम 27.2 क्यों ऐड कर रहे हैं, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने कितने से बढ़ा दिया, 27.2, है ना। तो ये जो टोटल एनर्जी है वो भी कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, 27.2 से ही इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, पॉज करके अच्छे से लिखो इस चीज को। ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी इसके साथ डील करते हैं। A small particle of mass m moves in such a way that the potential energy U is equal to what, AR square। ध्यान से देखो, U का वैल्यू जो है वो AR square है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, where A is a constant and R is the distance from the particle from the origin। बढ़िया है। Assuming Bohr's model of quantization of angular momentum, याद है ये रिलेशन क्या था, quantization of angular momentum, ये है कि mvr will be equal to what, nh/2 फाइंड द रेडियस ऑफ द nth अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, तो हमारा पहला काम होता है फोर्स निकालें, एंड फोर्स कैसे निकालते हैं, -du/dr। ठीक है, तो अभी अगर -d/dr करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2ar। इज दैट क्लियर, सो दिस इज फोर्स। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फोर्स किस तरफ पॉइंट करता है, दिस फोर्स इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड के साथ डील करें, तो ये जो फोर्स है, हम सबको पता है ये फोर्स किसका काम करने वाला है, दिस इज गोइंग टू प्ले द पार्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज mv² दैट इज इक्वल टू ट्वाइस AR। हमने यहाँ पर माइनस को इग्नोर किया, ठीक है ना। एंड मुझे यहाँ पर यह भी बोला गया है कि तुमको बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन को कंसिडर करना है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये देखो mvr शुड बी इक्वल टू व्हाट, nh/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस निकालने बोला है, बढ़िया है। तो काम करते हैं, यहाँ से v निकाल लेता हूँ। v क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज nh/2 पाई mr।
ये हमने v निकाल दिया। अभी जो हमने यहाँ पर v निकाला उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम, दैट इज mv स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 2ar। तो यहाँ पर हमने m को रखा v स्क्वायर की जगह, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज n स्क्वायर 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर r है जो इधर चला जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस है r स्क्वायर, 4 हो जाएगा। तो इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूँ, r टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, m n स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखो 2a आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2a आने के साथ साथ 2 4 8 दैट इज 8a हो जाएगा। सो इन दिस केस मैं लिख सकता हूँ दैट इज 8a पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, टू द पावर 1/4। ये हो गया रेडियस का एक्सप्रेशन, ठीक है। इस चीज़ में सीखने लायक क्या है, देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तुमको सिर्फ एक ही छोटा सा चीज़ याद रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ़ यू आर गिवन पोटेंशियल एनर्जी यू कर लो बराबर AR स्क्वायर, तो तुमको यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने इस कुछ देर पहले ये बताया था कि आगे जाके हमको दो एक्सप्रेशंस, कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो दो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन mvr दैट इज इक्वल टू व्हाट nh बाय 2 पाई। ये दो रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी दो रिलेशंस को यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। देखो वही चीज़ हमने यूज़ किया, हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला, उसको mv स्क्वायर बाय r के साथ इक्वेट किया और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का भी कंसेप्ट यूज़ किया। उसको यूज़ करके तुम इन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पॉज करके कुछ लिखना है तो लिखो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या, गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, याद रखना, कैन एब्सॉर्ब द रेडिएशन ऑफ 68 electron volt. Okay, fine. Consequently, the atoms emit radiations of only 3 different wavelength. मतलब 3 different wavelength ये emit करता है जब ये de-excite होता है. All the wavelengths are equal or smaller than that of the absorbed photon. Photon जो absorb हुआ है वो कितना एनर्जी वाला फोटोन absorb हुआ है, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जब de-excite होता है उसके corresponding जो wavelengths निकलता है आइदर वो इस फोटोन के बराबर है या इससे छोटा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम, ठीक है। डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये निकालना बहुत ही आसान है बिकॉज 3 डिफरेंट वेवलेंथ बोला गया कि 3 यूनिक वेवलेंथ निकलता है। और मुझे पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक एक्साइट होकर पहुंच जाता है, जब वो डी एक्साइट होगा तो टोटल कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है, जहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहुंचा था, यहाँ पर टोटल ट्रांजिशंस का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, दिस इज n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n हमने कॉमन ले लिया दैट इज n माइनस 3, और यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया दैट इज n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि n माइनस 3 इंटू n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो n का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा है, एक्साइट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद मैक्सिमम n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट तक जाके पहुंचा है। दैट मीन्स अभी अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, लेट अस से दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, लेट अस से दिस इज द सेकंड ऑर्बिट एंड लेट अस से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। ऐसा अगर मैं देखूं तो मैं तुमको ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो वेवलेंथ निकलता है, एक बार एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होता है, दैट इज hc बाई लैम्डा, है ना। तो हमको ये पता है कि एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा छोटा मतलब एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोला है कि ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन द एब्जॉर्ब्ड फोटोन, मतलब 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन का जो लैम्डा है, उस लैम्डा से जब डी एक्साइट होता है उस वक्त जो फोटोन्स निकलते हैं उनका लैम्डा आइदर उसके बराबर या उससे छोटा है। लैम्डा छोटा तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जब डी एक्साइटेशन होता है उस वक्त जो फोटोन्स निकलता है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, उस वक्त जो फोटोन्स निकलता है उन फोटोन्स का जो एनर्जी होगा दैट हैज़ टू बी यू नो मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट में फिर से लिखता हूँ इसको, एस बिकॉज मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। ये जो फोटोन्स निकलता है उनका जो वेवलेंथ है
वो इस एब्जॉर्ब फोटोन से कम है, मतलब जो फोटोन्स निकला होगा उसका एनर्जी क्या होगा, 68 से ज़्यादा या 68 के बराबर होगा, तो जो फोटोन्स निकलता है उसका एनर्जी शुड बी मोर देन और इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो फोटोन है ये डी एक्साइटेशन के वक्त वाला फोटोन्स है, जो फोटोन्स डी एक्साइटेशन के वक्त रिलीज किया जाता है, उन फोटोन्स के पास एनर्जी 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूछा कि डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम, की इनिशियली कहाँ पर होगा ये इलेक्ट्रॉन, ये बताओ। देखो लेट अस से कि इनिशियल इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, इसका मतलब है कि वो सेकंड से अगर एनर्जी एब्जॉर्व करके थर्ड तक जाता है, उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया? मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड से नहीं, मैं फर्स्ट से चालू करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट अस से इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में, और वो जंप करके यहाँ तक पहुँच जाता है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में उसने कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया, इस प्रोसेस में उसने टोटल एनर्जी एब्जॉर्व किया 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मुझे ये पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा, क्या करेगा, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट, तो इस प्रोसेस में क्या करेगा, वो जो फोटोन रिलीज करेगा उसका एनर्जी 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होगा। तो अगर ये डी एक्साइट होगा, उसका एक ऑप्शन क्या, पूरा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, तब कितना एनर्जी रिलीज होगा, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जंप करके डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ जाए। इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा, दिस एनर्जी विल बी लेस देन 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अगर वो थर्ड से सेकंड तक जंप करता है। बिकॉज फर्स्ट से थर्ड तक मैंने 68 माना, तो थर्ड टू सेकंड जब जंप होगा तो उसका एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, 68 से कम, जो कि हो नहीं सकता, बिकॉज क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि डी एक्साइटेशन के वक्त जो फोटोन्स निकलता है उसका एनर्जी 68 या 68 से ज़्यादा है, मतलब ये वाला ड्रॉप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट n इक्वल टू 1 पे इनिशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, तो एक ही ऑप्शन बचता है, n इक्वल टू 2 पे बचता है। तो इस कंडीशन को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि n इक्वल टू 2 पे अगर इनिशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो क्या ये कंडीशन को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देख लेते हैं। लेट अस से इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पे, तो जब ये 2 to 3 जंप किया, अकॉर्डिंग टू अवर कहानी, वो कितना एब्जॉर्व कर चुका होगा, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जब उसने 3 to 2 फिर से डी एक्साइट हुआ होगा तो कितना एनर्जी रिलीज किया होगा, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? या फिर जब वो 2 से, ऐसा भी तो हो सकता है 1 भी तो जंप करेगा, 2 से 1, 3 to 2 आया, फिर 2 से 1 आया, ये भी जंप पॉसिबल है। इस वक्त वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वी ऑल नो कि थर्ड एंड सेकंड के बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप है दैट इज डेफिनेटली मोर देन व्हाट, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये वाला डी एक्साइटेशन, ये और एक डी एक्साइटेशन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाए। इन दिस केस वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये भी 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही रिलीज करेगा, बिकॉज सेकंड से थर्ड के बीच का गैप 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो थर्ड से फर्स्ट का जो गैप होगा वो 68 से ज़्यादा होगा, सेकंड और 1 का जो गैप होगा वो भी 68 से ज़्यादा होगा, और 3 and 2 का जो गैप होगा वो 68 के बराबर होगा। सो दिस आर द 3 ट्रांजिशंस, और ये हमारे गिवन कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, n इक्वल टू 2 पे था। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द गैस एटम, ये तो बहुत ही आसान है। आइडेंटिफाई द गैस एटम, मुझे पता है कि सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कितना है, 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ये लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड पता चल जाएगा तो कौन सा एटम है वो पता चल जाएगा, और यहाँ पर हमेशा छोटा वाला पहले लिखना है, 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो z का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा, और तुम यहाँ से कह सकते हो कि बेसिकली कौन सा एटम है। तुम ये करके रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, मिनिमम वेवलेंथ पूछा। वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। तो सबसे एनर्जेटिक वाले फोटोन को देखो कौन सा होगा, थर्ड से लेके फर्स्ट तक वाला जो ये जंप है, इस जंप के कारण जो फोटोन निकलता है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। तो थर्ड एंड फर्स्ट वाला एनर्जी गैप जो है वो हम क्या लिखेंगे, ओके फाइन, दैट इज E3 माइनस E1। दिस एनर्जी को लेके एक फोटोन निकलता है, उसका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, लैम्डा मिनिमम, राइट। AC का वैल्यू मैंने सिखाया था कितना है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। E3 माइनस E1 तुमको इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम लैम्डा मिनिमम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत सिंपल है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि यार फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर इन्फिनिटी तक लेके जाना है, बहुत बार मैंने अच्छे से सिखाया है कि फर्स्ट ऑर्बिट का जितना एनर्जी है, जितना नेगेटिव एनर्जी है,
उतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, कर पाओगे। इन द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ या एनर्जी अगर पता है तो वेवलेंथ भी तुम आराम से निकाल सकते हो इसी फंडे से। ठीक है, ये मैं कर नहीं रहा, बहुत सिंपल है, तुम कर पाओगे। मैं सिर्फ सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर तुमको कुछ लिख के रखना है, पॉज करके भी लिख के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक कलीशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है लेकिन सिंपल है, बहुत लोग इसको समझते नहीं है, तो ध्यान से सुनो। इन सच कलीशंस, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास हमने m मान लिया, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इनके बीच का कॉलिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम मैंने एक सिंपल सा कंडीशन माना कि इनिशियली जो है इट इज रेस्ट, इट हैज गॉट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आराम से मूव कर सकता है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास क्या है, कंपेरेबल। ठीक है ना, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली सेम एज मास ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम अगर नेग्लेक्ट करते हैं ताकि हम अपना कंडीशन सिंपल रख पाए, तो इसका भी मास मैं m कह सकता हूँ। Is that clear? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कलीशन बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड ए हाइड्रोजन एटम, दोनों का मास इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कलीशन, एक बात बताओ, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कलीशन, कितने सारे कॉलिशंस पॉसिबल है। एक एक्सट्रीम कलीशन है, परफेक्टली इलास्टिक कलीशन, जहां पर कलीशन होता तो है लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। दूसरा कलीशन क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कलीशन, जहां पर कलीशन होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, एंड हम नॉर्मली ये मानते हैं कि दोनों जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विल कंसंट्रेट ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। ठीक है, कोलिशंस के वक्त कितना एनर्जी लॉस हो सकता है, मिनिमम एनर्जी लॉस कितना है, जीरो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन में, जहां पर ये दोनों पार्टिकल्स टकराने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। आई होप सो तुमको ये बात याद है। तो व्हाट इज इन दिस केस, लेट अस फर्स्ट कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम से न्यूट्रॉन के पास था एनवी, फाइनली ये जाके इसके साथ जब टकराएगा, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एनर्जी लॉस। टकराएगा तो दोनों चिपक जाएंगे, दोनों का मास कितना होगा, ट्वाइस एम, उसका वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, v डैश। तो एम गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पर v डैश का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v डैश का वैल्यू हम लिख सकते हैं v/2, है ना, v डैश का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v/2 लिख सकते हैं। मतलब टकराने के बाद सिस्टम का कंबाइंड वेलोसिटी कितना होगा, v/2 हो जाएगा। सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ मास कितना, दैट इज m into velocity कितना, v स्क्वायर। ठीक है, so what is the final kinetic energy of the system now, as because they have joined with each other, तो पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, that is twice m, एंड वेलोसिटी स्क्वायर कितना होगा, v डैश स्क्वायर कितना होगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, 2 2 बेसिकली गेट्स कैंसिल, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं ना, mv स्क्वायर बाय 4। तो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द एनर्जी लॉस, डेल की एनर्जी लॉस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 4, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 4, कितना आएगा बताओ इन दिस केस। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा mv स्क्वायर बाय 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ k/2, k मतलब इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना, k मतलब इनिशियल एनर्जी, इसको हम k/2 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आए। सो इस कॉलिशन में अगर मैं तुमको पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको मिटा देता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस, लॉस ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसका रेंज पूछूं तो क्या होगा, जीरो लॉस कब होगा, व्हेन देयर इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, k/2, एंड एनीथिंग बिटवीन 0 to k/2। समझ में आया, जीरो होने से परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, k/2 होने से परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, एंड एनीथिंग बिटवीन 0 to k/2, ये लॉस हो सकता है। लेकिन देखो, एटॉमिक कोलिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और एटॉमिक कोलिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब अगर ये न्यूट्रॉन जाके इसके साथ जाके टकराता है हाइड्रोजन एटम के साथ, ऑब्वियसली अगर इलास्टिक कोलिशन ना हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ना हो, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, and that loss of energy is only allowed if that energy loss can be utilized for the excitation, let us say, of this hydrogen atom। अगर ये हाइड्रोजन एटम वो लॉस्ट एनर्जी को एब्जॉर्व करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा सकता है, तभी जाके ये एनर्जी लॉस अलाउड है, ये रूल फॉलो किया जाता है। इज दैट क्लियर, दैट मीन्स जो एनर्जी लॉस होगा, दैट एनर्जी लॉस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स, तभी जाके ये लॉस पॉसिबल है। मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इन दिस केस। ठीक है, आई थिंक तुमको ये कैलकुलेशन तो पता चल गया ना, इस चीज़ को तुम अच्छे से लिख के रखो। हाँ, मैं इसको रखूंगा, सिर्फ इसको मिटा दूंगा, पॉज करके अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, ओके।
थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि कहानी क्या है। ये सारा कहानी इन्होंने बताया है। ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं यही बताता हूँ तुमको। लेट मी टेल यू द स्टोरी हियर इटसेल्फ। लॉस ऑफ एनर्जी जीरो से लेके क्या होगा, k/2 होगा। अभी अगर हाइड्रोजन एटम है तो मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन एटम में अलाउड एनर्जी लॉसेस क्या है या एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एनर्जी गैप इनिशियली क्या होगा, लेट अस से इफ आई एम टॉकिंग, एनर्जी गैप तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के बीच होगा, बट अगर मैं एनर्जी लॉसेस के कारण बारे में चेक करूँ तो एक तो होगा जीरो, राइट। जीरो मतलब बेसिकली देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ठीक है ना। दूसरा एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाला एनर्जी गैप हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख के रखा है, दैट इज 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस आर द एनर्जी गैप्स एंड फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला हमने क्यों लिखा ये एनर्जी गैप, बिकॉज अगर इस एटम को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई, या इससे ज़्यादा एनर्जी मिल गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, 13.6 या 13.6 से ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेके इस एटम से बाहर ही निकल के चला जाएगा। दैट मीन्स इट विल लीड टू आयोनाइजेशन। तो 13.6 से ज़्यादा, 13.6 या 13.6 से ज़्यादा वो एनर्जी डेफिनेटली एब्जॉर्व कर सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। लेकिन 0 से लेकर 13.6 के अंदर अगर ये हाइड्रोजन एटम कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर सकता है, वो 10.2 हो सकता है या 12.09 हो सकता है। तो ये कुछ यूनिक वैल्यूज है। बात समझ में आया? दैट मीन्स अगर कोलिशन के वक्त जीरो एनर्जी लॉस होता है, देन देयर विल बी नो एटॉमिक एक्साइटेशन। अगर कोलिशन के वक्त एनर्जी लॉस होता है विच इज बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट एनर्जी लॉस इन द टाइम ऑफ कोलिशन इज एक्जैक्टली इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके वो कोलिशन अलाउड है। और वो एनर्जी क्या होगा, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्साइटेशन इन दिस केस। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, what will be the type of collision if k is equal to 14 electron volt 20.4 electron volt, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ, मैं समझाता हूँ तुमको। अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द फर्स्ट वन। यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द अलाउड लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस, द अलाउड लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस मैंने जस्ट ना तुमको दिखाया, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है तो जीरो, और मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या होगा, k/2 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस आर द एनर्जी लॉसेस व्हिच आर पॉसिबल। और हमको ये पता है कि अगर एटॉमिक एक्साइटेशन होना है तो ये सारे एनर्जीज चाहिए। तो if the loss of energy is zero, there is no loss of energy, तो इस हाइड्रोजन एटम को कुछ एनर्जी इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया, so there will be no atomic electron excitation in this case. So one possible collision is what, one possible collision is when energy loss is zero. One possible collision is what, perfectly elastic collision में कह सकता हूँ। One possible collision is perfectly elastic collision, जहाँ पर इस collision में कोई भी energy loss नहीं होता, जीरो एनर्जी लॉस होता है, तब क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। अभी देखो 0 और 7 के बीच ऐसा कोई भी एनर्जी है विच कैन सेटिस्फाई द एनर्जी गैप बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। 0 से 7 के बीच ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता है। इवन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, इसमें भी एक भी नंबर नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई करता है। बिकॉज अगर एनर्जी लॉस होना है, that energy loss will actually be consumed by the atom for atomic excitation. So that energy loss should have values either equal to 10.2 और 12.09, ये सब values होना पड़ेगा। और 0 to 7 के बीच या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जीज हमको दिख रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एनर्जीज। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस एनर्जी के कारण कोई एटॉमिक एक्साइटेशन नहीं हो सकता। सो द ओनली पॉसिबल कोलिशन इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। इज दैट हियर? समझ में आया कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो जाके हाइड्रोजन एटम के साथ जाके टकराता है, तो द ओनली कोलिशन पॉसिबल इन दिस केस इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। इज दैट हियर? ओके, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स मूव अहेड, है ना। इसको मिटा देता हूँ। ओके, इनिशियल एनर्जी मैं लिखूंगा अभी। अभी नेक्स्ट केस में कितना देगा, 20.4, मतलब इनिशियल एनर्जी कितना, दैट इज 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लॉस ऑफ एनर्जी का रेंज क्या है, 0 से लेके इसका आधा कितना होगा, दैट इज 10.2, इसका आधा होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं और एक बार अच्छे से लिख के देता हूँ। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये सारे एनर्जी लॉसेस
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट होगा या नहीं होगा वो ये वाला एनर्जी गैप डिसाइड करेगा। क्या जीरो एनर्जी लॉस हो सकता है? यस, डेफिनेटली जीरो एनर्जी लॉस हो सकता है। कब होगा? दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, राइट? सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कोलिशन इन दिस केस? एक बहुत सारे एटम्स अगर कोलाइड करेगा तो कुछ एटम्स में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स अगर हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड करता है तो कुछ ऐसे एटम्स होंगे जिसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होगा। 0 से लेकर 10.2 तक ऐसा कोई भी एनर्जी का वैल्यू है जिस एनर्जी से ये हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सकता है। 0 से लेकर 10.2 तक ऐसा इसके बीच में ऐसा एक भी एनर्जी नहीं है जो कि इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करवा सकता है, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी लॉस? ये कब हो सकता है? इट विल हैपन व्हेन द collision between the neutron and the hydrogen atom will be a case of perfectly inelastic collision। तब एनर्जी लॉस कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करवा सकता है? एंड द आंसर इज यस, बिकॉज देखो यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस एनर्जी लॉस, इतना अगर एनर्जी लॉस होगा तो उस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि n इक्वल टू 1 पे है, वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके n इक्वल टू 2 तक जा सकता है। तो ये एनर्जी लॉस भी पॉसिबल है, और मुझे ये पता है ये 10.2 कब हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द कोलिशन इज व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। तो बात को समझो, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स का, उसमें तुम ये न्यूट्रॉन्स को शूट कर रहे हो विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत सारे कोलिशंस परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन टाइप ऑफ कोलिशंस होंगे और बहुत सारे कोलिशंस परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप के कोलिशंस होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फील आ रहा है थोड़ा? ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी इसको मिटा देता हूँ। कुछ कॉपी करना है तो पॉज करके अभी कॉपी कर सकते हो। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन दिस केस, नेक्स्ट केस में देखो, इन दिस केस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तुम्हारा 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया है, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट आर द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस? चलो मैं लिख के देता हूँ लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस। लॉस ऑफ एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होता है तो कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिशन होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, जो कि इसका आधा होगा। k/2 मैंने जस्ट नाउ डिराइव करके रखा था। 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमको देखना है कि इसमें से कौन सा एनर्जी लॉस अलाउड है। जीरो एनर्जी लॉस डेफिनेटली अलाउड है, मतलब दिस इज ए केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। क्या 0 और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच ऐसा कोई भी एनर्जी है जो कि इस हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है? यस, इसके बीच में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज है, मतलब बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा एंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हो सकता है। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी लॉस होगा तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 2 तक जा सकता है। सो दिस कोलिशन इज अलाउड। अभी ध्यान से देखो, 0 होने से क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज 11 नंबर है ही नहीं यहाँ पर। अगर 11 होता तो क्या होता? अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस होता तो ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन होता। फिर से कह रहा हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस पॉसिबल एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द कोलिशन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। And anything between them will always lead to what? A inelastic collision, because तीन टाइप ऑफ collisions है, perfectly elastic, perfectly inelastic। perfectly inelastic में चिपक जाते हैं और उसका बीच का रेंज क्या है? ये 10.2 उसके बीच में लाई करता है। so this will be a case of what? inelastic collision। समझ में आया? तो इस सैंपल में कुछ collisions perfectly इलास्टिक होंगे और कुछ इन इलास्टिक कोलिशंस होंगे, बिकॉज 10.2 इसके बीच में लाई करता है और 10.2 जब होगा दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, डन। अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर 22 नहीं है, कुछ और नंबर है, और एनर्जी लॉस भी हम मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, देखते क्या नंबर है। इन दिस केस है 24.18। बढ़िया है, दैट इज 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका आधा कितना होगा? 0 से लेकर k/2 होता है ना एनर्जी लॉस, दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी लॉस होगा? बढ़िया है, बहुत सिंपल है। जीरो एनर्जी लॉस यस हो सकता है, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं है। दैट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। 0 और 12.09 के बीच कोई ऐसा वैल्यू है, कोई ऐसा एनर्जी लॉस है जो कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकते हैं? यस, इसके बीच क्या आ जाएगा? जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, राइट। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी लॉस है, ये हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सकता है एंड दिस विल बी केस ऑफ व्हाट? इन इलास्टिक कोलिशन।
ठीक है, क्या 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हो सकता है? यस, 12.09 भी लॉस हो सकता है। अगर 12.09 लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जंप होगा? n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक जंप कर सकता है। और मुझे पता है कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल। और अगर ये एनर्जी लॉस होता है जिससे एटॉमिक एक्साइटेशन होगा, दिस हैज टू बी ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। बहुत समझ आया? दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। तो ऐसे केसेस को हम ऐसे डील करेंगे। आई होप सो तुमको समझ में आया ये पूरा फंडा। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, अच्छे से पॉज करके लिख के रखना, ठीक है। एक छोटा सा लास्ट एक टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, कैलकुलेशन ऑफ द रिकॉइल स्पीड ऑफ एन एटम ऑन द इमिशन ऑफ अ फोटोन। बहुत सिंपल सा है, बस तुमको प्रॉपर्ली लॉजिक समझना है इसका। देखो ऐसा है कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है ना, एंड लेट अस से ये मैं दूसरा डायग्राम, चलो मैं अपना ही डायग्राम बनाता हूँ। लेट अस एक एटम है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है देयर इन एन एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, तो ये एटम जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, राइट। फाइनली क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एटम के अंदर जब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करेंगे, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे, दे आर गोइंग टू रिलीज photons in the process, right? So let us say ये एटम एक्साइटेड स्टेट में मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया। जब ये एटम अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स अपना जो एनर्जी है वो फोटोन्स के फॉर्म में रिलीज करेगा, लेट अस से ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज किया। सो दिस इज द फोटोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एटम इनिशियली रेस्ट में है। जब ये फोटोन रिलीज करता है तो इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये सारा एक इंटरनल प्रोसेस है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम constant रहना चाहिए। So what is the initial momentum of the system? The initial momentum of the system is zero, which means the final momentum of the system also has to be zero. तो अगर मोमेंटम, तो दैट मीन्स अगर ये फोटोन जो है वो अगर राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो इस एटम को लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करना पड़ेगा, लेट अस से विद सम वेलोसिटी v, ताकि इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या रहे, जीरो रहे। इज दैट क्लियर? ना द क्वेश्चन इज इस फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, इसको हम डिराइव कर लेते हैं। फोटोन का मोमेंटम क्या है? एक बात बताओ कि फोटोन के पास एनर्जी क्या होता है? फोटोन के पास जो एनर्जी होता है दैट इज 8c by lambda, है ना। फोटोन का पास एनर्जी 8c by lambda एंड E इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये भी हमको पता है। देखो ये c स्क्वायर चला गया, m इंटू सी क्या है, m इंटू सी इज नथिंग बट मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम, बिकॉज तुमको ये बात पता होना चाहिए कि फोटोन्स जो है द ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला बेसिकली कितना है, h by lambda। इसका मतलब ये बना कि ये एटम जो है, ये बेसिकली ये जो एटम है, इस एटम का इस तरफ का मोमेंटम कितना है, इस एटम का इस तरफ का मोमेंटम है, मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी। और ये जो फोटोन है, फोटोन का इस तरफ का मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, हमने फॉर्मूला जस्ट नाउ डिराइव किया, दैट इज h by lambda। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हमेशा याद रखना है, h by lambda हमने ऐसा लिख के रखा। Is that clear? So mv in this case will be equal to what, h by lambda, because मुझे इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रखना है, जीरो रखना है, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। mv that is equal to what, h by lambda। इज दैट क्लियर? तो ये तो एक रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, ध्यान से देखो कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एनर्जी कौन कैरी कर लेता है, ये फोटोन कैरी कर लेता है। बट एक्चुअली में देखो, जो एनर्जी रिलीज होता है, कुछ पोर्शन इस एटम के पास भी होता है, कुछ पोर्शन इस फोटोन के पास भी होता है। सो इन दिस केस हम एक काम करते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। तो अगर मैं एटम के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है वो लिखूँ, वो कितना होगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। एंड बेसिकली ये जो फोटोन है, फोटोन के पास कितना एनर्जी वो लिख लेते हैं। फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, दैट इज hc by lambda, एंड दैट एनर्जी विल एक्चुअली बी इक्वल टू व्हाट, E। व्हाट इज E? एनर्जी गैप बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स, राइट। मैंने यहाँ पर एनर्जी गैप लिख के रखा है, तुमको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वही एनर्जी रिलीज होता है, तो हमने E लिख के रखा, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर तुम इस फॉर्मूला को देखो, mv इज इक्वल टू h by lambda, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी होगा, ध्यान से देखना, इफ आई टॉक अबाउट द वेलोसिटी इन दिस केस, दैट इज h by lambda m। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं यहाँ पर एक assumption यूज करूंगा, जो वेलोसिटी एटम का जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एंड फोटोन के रेस्पेक्ट में एटम का मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फोटोन के रेस्पेक्ट में एटम का मास, अगर एटम का मास, ये जो m का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। वेलोसिटी का वैल्यू बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल वेलोसिटी, वेरी वेरी स्मॉल वेलोसिटी।
और इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो ऑलरेडी स्मॉल था, बहुत ही छोटा था, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, राइट। सोचो 0.1 को स्क्वायर कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा ना। तो ये जो टर्म है, दिस इज नियरली टेंडिंग टू जीरो, या मैं इस एनर्जी को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? इस एनर्जी को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। दैट इज द रीजन, ध्यान से समझना इस बात को, एक इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, जो एनर्जी गैप है वो रिलीज करता है। हम ये कहते हैं कि वो एनर्जी कौन लेके जाता है? फोटोन लेके चला जाता है। एक्चुअली में मैंने अभी क्या कहा कि जो एनर्जी लॉस होता है वो एटम के पास भी होता है इन द फॉर्म ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी, और उस फोटोन के पास भी होता है इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड फाइनली ये मैं कंक्लूड करता हूँ कि देखो, एटम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ही कम है, तो हम इस एनर्जी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी गैप के कारण, जो ट्रांजिशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है, वो सारा एनर्जी कौन कैरी करके जा रहा है? वो सारा एनर्जी ये फोटोन ही कैरी करके जा रहा है, दैट इज hc/λ। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो यहाँ पर हमारा फंडा था, हमारा मोटिव था टू फाइंड आउट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द एटम। कितने वेलोसिटी, ये छोटा सा वेलोसिटी, इसका वैल्यू निकालना था कि कितने स्पीड से ये रिकॉइल करता है। और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पशन लगा दिया कि नहीं भाई, एटम का जो काइनेटिक एनर्जी वो इतना ही छोटा होगा कि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और जो टोटल एनर्जी हम फोटोन को ही दे देते हैं, बिकॉज फोटोन बहुत ही लाइट पार्टिकल है, राइट, एंड इट विल बी मूविंग वेरी फास्ट। तो मैक्सिमम almost all the kinetic energy, almost all the energy will be carried away by this photon। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं that is hc/λ that is equal to E। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, हमको वेलोसिटी चाहिए, h/λ का वैल्यू चाहिए। ओके, निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमको h/λ का वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से h/λ का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मिलेगा मुझे? E/c। तो ये जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी, v क्या है? दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एटम, राइट, रिकॉइल स्पीड ऑफ द एटम। इसका वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? h/λ इंटू m लिख सकते हैं। h/λ को हम क्या लिख सकते हैं? E/c। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? E/mc। तो ये जो फॉर्मूला है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब तुमको सिर्फ ये वाला चीज़ अच्छे से याद रखना है कि अगर एक एटॉम जो कि इनिशियली रेस्ट में था, वो अगर किसी फोटोन के मॉड इमिट करता है, तो वो कितने स्पीड से पीछे रिकॉइल करेगा। इट इज जस्ट लाइक शूटिंग ए बुलेट। इस एटम ने फोटोन को शूट किया, वो खुद पीछे आ गया, कितने स्पीड से पीछे आएगा? E/mc। और E इज द एनर्जी गैप बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स, या E इज द बेसिकली जिस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक जो ये जंप होता है, उन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप है। M इज द मास ऑफ द एटम एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मैंने कवर किया है। I hope so you have enjoyed this video. So please like, share and subscribe the channel and press the bell icon because I keep on uploading videos. Whenever I upload a new video, आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। Please share the channel with your friends. I would really love to reach more students and help them out. So thank you for watching this video. Take care. Bye.